Hello everyone, I am Rakesh Vyas and I welcome you all in our this new platform where we will discuss the core concepts of civil engineering. This new platform will be very beneficial for the GATE exam, for the SSC JEE and various state AE and JEE एग्ज़ाम्स। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। इन दिस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हम क्या सीखेंगे? देखो, पहले तो ये समझो कि ये बेनिफिशियल क्यों है। ये टॉपिक मैंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि हमें मालूम है कि इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं एंड इट इज़ द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे गेट में एवरी ईयर 10 to 12 मार्क्स का ये पूछा जाता है। इन एसएससी जेई ये सब्जेक्ट अप्रॉक्स मोर देन 15 मार्क्स भी कभी कभी, इट डिपेंड्स ऑन शिफ्ट, पर अप्रॉक्स 10 to 15 मार्क्स ये एसएससी जेई में भी पूछा जाता है। एंड ये वेरियस स्टेट जेई एंड एई एग्जाम में भी इसका अच्छा खासा वेटेज है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए मैं आज एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से अपने सिविल कंसेप्ट्स को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पहले हम ये देखते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। पहले मैं बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हमें मेनली 3 टॉपिक्स को डील करना है। 3 टॉपिक हमें देखने हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले मैं स्टडी करूंगा वाटर इंजीनियरिंग। आई होप दिख रहा होगा, ये वाटर इंजीनियरिंग। नेक्स्ट मैं स्टडी करूंगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। राइट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बात करेंगे। याद रखना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। मुझे लिक्विड वेस्ट से ज़्यादा डील नहीं करना है, मुझे सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज करना है मुझे ये देखना है। नेक्स्ट मैं डील करूंगा पॉल्यूशन के बारे में, कि मैं कैसे एयर पॉल्यूशन को, कैसे वाटर पॉल्यूशन को और मैं कैसे नॉइस पॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकता हूं फ्रॉम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाटर इंजीनियरिंग है, और ये अप्रॉक्स 70 to 75% सिलेबस इसी से कवर हो जाता है। ये वाटर इंजीनियरिंग जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। इसको वाटर इंजीनियरिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है रॉ वाटर इंजीनियरिंग और एक है वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। राइट, रॉ वाटर इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। ये रॉ वाटर इंजीनियरिंग और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में क्या है, इसको हम डिटेल में इस सब्जेक्ट में देखते जाएंगे। देखो, एनवायरनमेंट मतलब हम सबको पता है। एनवायरनमेंट ये बहुत 6-7 से पढ़ा जाने वाला टर्म है। एनवायरनमेंट इज एनीथिंग दैट सराउंड अस, कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। ये सारी बातें सब बच्चों को पता है,
ये बातें मैं नहीं करूँगा यहाँ, मैं सीधे सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि इस सब्जेक्ट में क्या है और कैसे करना है। मैं गेट के सिलेबस का भी पूरा ध्यान रखूँगा, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो मैं खुद सॉल्व कराऊँगा इसी चैनल पर एंड इसी प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपसे ये दावा करता हूँ, ये आप बेफिक्र रहिए कि मुझसे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग देखने के बाद आपको किसी और का एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। मैं मोर देन इनफ इसमें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं बेटा आप सब्जेक्ट को। ये ओवरव्यू था, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ रॉ वाटर इंजीनियरिंग से, ठीक है। ओके, तो अब हेडिंग बनाओ रॉ वाटर इंजीनियरिंग, रॉ वाटर इंजीनियरिंग। सबसे पहले ये जो टर्म आया है रॉ वाटर, इसी पर फोकस करते हैं कि रॉ वाटर क्या होता है। तो देखते हैं, रॉ वाटर, राइट। ये रॉ वाटर क्या है इसको देखते हैं। रॉ वाटर वो वाटर है जिसको मैं सोर्स से निकालूंगा, द वाटर विच इज डराइव्ड फ्रॉम द सोर्स। हाँ, लिख देता हूं मैं इस चीज को, द वाटर विच इज derived or taken from the source। तो रॉ वाटर क्या है? रॉ वाटर वो वाटर है जिसको मैं सोर्स से निकालूंगा, एक्सट्रैक्ट करूंगा। क्या करूंगा फिर उस वाटर का? ऑफ कोर्स कम्युनिटी तक पहुंचाऊंगा, ट्रांसफर करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, देखिए इस चीज को समझिए कि रॉ वाटर को मैं कहां से निकालूंगा? सोर्स से निकालूंगा। तो पहले ये देख लेते हैं सोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सोर्स जो हैं हमारी सिविल इंजीनियरिंग में मेनली 3 टाइप्स के हैं। एक है सरफेस सोर्स, सरफेस सोर्स जैसे कि रिवर, लेक, पॉन्ड्स, जो हमारी अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है, जिससे हम वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सरफेस सोर्स हो गया। नेक्स्ट सब सरफेस सोर्स। सब सरफेस सोर्स, इसको मैं बहुत डिटेल में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर में एक्सप्लेन करूंगा, इस सोर्स को भी। सब सरफेस सोर्स, सब सरफेस सोर्स वो सोर्स होता है जो ग्राउंड सरफेस से नीचे होता है, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन वेल, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। लिख देता हूं मैं इस चीज को, मैं बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करूंगा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर में, अभी टेंशन ना लेना। इन्फिल्ट्रेशन वेल, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, हाँ, या ग्राउंड वाटर जो है इसको भी सब सरफेस सोर्स में आप काउंट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट होता है प्रेसिपिटेशन। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। ये जो प्रेसिपिटेशन वाला जो सोर्स है, इसको हम लोग डील करेंगे एक सेपरेट सब्जेक्ट में जिसका नाम है हाइड्रोलॉजी। हाँ, हाइड्रोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, इस प्रेसिपिटेशन को। इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में मैं सरफेस सोर्स और सब सरफेस सोर्स तक ही अपने डिस्कशन को लिमिटेड रखूंगा। अब देखते हैं कि रॉ वाटर इंजीनियरिंग स्टार्ट कैसे करना है। देखो बेटा, इसमें मुझे करना क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए, ये मान लो सोर्स है कोई। ये क्या है? सोर्स है। ये मान लो सोर्स है, और मुझे क्या करना है? सोर्स से पानी जो मैंने निकाला है, मुझे वो किसी एक डिजाइन पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करवाना है, मुझे कम्युनिटी तक पानी ट्रांसफर करना है।
तो जो भी प्रोसेस होंगी कम्युनिटी से वाटर को ट्रांसफर करने से पहले मैं जो भी प्रोसेस करूंगा वो सारी की सारी स्टडी की जाएंगी रॉ वाटर इंजीनियरिंग में। देखो बेटा, बड़ा ही ऑब्वियस है कि ऐसा तो है नहीं कि जो सोर्स से मैं पानी को एक्सट्रैक्ट करूंगा मैं उसी पानी को पी जाऊंगा। ऐसा तो मैं कभी नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला मैं ऐसा? मैं बेटा ऐसा इसलिए नहीं करने वाला क्योंकि उस वाटर में हो सकता है पैथोजेंस हो, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो। मैं अपनी हेल्थ के साथ तो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। मैं जब तक ये एंश्योर ना कर लूं कि ये जो पानी मैं पीने वाला हूं वो मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी हार्म नहीं करेगा, मुझे कोई भी नुकसान इस पर्टिकुलर पानी से पीने से नहीं है, तब तक मैं नहीं पीऊंगा। तो वो मैं एंश्योर कैसे करूंगा? इसी चीज को स्टडी किया जाता है रॉ वाटर इंजीनियरिंग में। मैं सोर्स में पानी निकालने के बाद मैं पीऊंगा नहीं, मैं सारी प्रोसेस बताऊंगा अभी आगे। सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद उस पानी का एरिएशन किया जाएगा, एरिएशन के बाद उस पानी का सेडिमेंटेशन किया जाएगा विद फ्लोक्यूलेशन, इसको कैरी फ्लोक्यूलेटर बोलेंगे। उसके बाद फिल्ट्रेशन किया जाएगा, डिसइंफेक्शन किया जाएगा और तब जाकर के मैं पानी को ट्रांसफर करूंगा। जो स्टेप्स मैं फॉलो करने वाला हूं कम्युनिटी में पानी को ट्रांसफर करने से पहले, वो सारे के सारे स्टेप्स को, वो सारे के सारे प्रोसेस को, जिस प्रकार से मैं वाटर को ट्रीट करूंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, वो पूरी प्रोसेस को स्टडी करने को कहेंगे रॉ वाटर इंजीनियरिंग। एंड कम्युनिटी में पानी मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब कम्युनिटी उस पानी को क्या करेगी? यूज करेगी। अब कम्युनिटी उस पानी को यूज भी करेगी और यूज करने के बाद वो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बेटा ऐसा अप्रोक्सीमेशन है कि मैं जो भी पानी भेजूंगा कम्युनिटी पर उसका 80% पानी, 80% वाटर वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो वेस्ट वाटर मुझे मिलेगा उसको मैं ऐसे ही तो डिस्पोज कर नहीं दूंगा सोर्स में। क्यों नहीं कर पाऊंगा ये भी? अब बेटा सीधी सोचो, वेस्ट वाटर में क्या है? वेस्ट वाटर में है बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है और ऑर्गेनिक मैटर खाना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिक मैटर खाना होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ऑर्गेनिक मैटर में क्या है? कार्बन है और कार्बन होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। किसकी सोर्स ऑफ एनर्जी? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो जहां जहां ऑर्गेनिक मैटर दिखेगा वहां वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने आप आ जाएंगे और उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देंगे। ये सब मैं आगे सब डिटेल में बताऊंगा, अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूं। अभी आप समझिए बस कि मैंने क्या बोला कि जैसे ही वेस्ट वाटर मिलेगा तो वेस्ट वाटर में होगा बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर और ऑर्गेनिक मैटर में होता है कार्बन और वो कार्बन होता है सोर्स ऑफ एनर्जी। किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करेगा। और वो कैसे डिकम्पोज करेगा? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से डिकम्पोज करेगा, वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे डिकम्पोज करेगा। वो बैक्टीरिया, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं उसको कहते हैं एरोबिक डिकम्पोजिशन। और जैसे ही डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता जाएगा वैसे ही वैसे ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही वैसे ऑक्सीजन जो है पानी की कम होती जाएगी। जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी की होगी वाटर में होगी वो कम हो जाएगी और डिजॉल्व ऑक्सीजन अगर कम हो जाएगी बेटा तो पानी की एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस वजह से मैं वेस्ट वाटर जो मुझे मिला कम्युनिटी में उसको भी मैं ऐसे ही डिस्पोज तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूंगा? डिस्पोज करने से पहले ट्रीटमेंट करूंगा। किसका ट्रीटमेंट करूंगा? वाटर का। जो वेस्ट वाटर मुझे मिला है उसका ट्रीटमेंट करूंगा। तो कम्युनिटी से सोर्स तक पानी को डिस्पोज करने से पहले
मैं जो भी एक्टिविटीज करने वाला हूं वो सारी स्टडी की जाएगी किसमें बेटा, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। किसमें की जाएगी, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। सही बात है बेटा। हाँ, अब देखो बेटा होता क्या है, होता ये है कि सबसे पहले पानी में देखो सोर्स को भी डिजाइन किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल के लिए डिजाइन कर देते हैं। मैं हमेशा उस सोर्स को सिलेक्ट करूंगा जो सोर्स लंबे टाइम तक पानी मुझे प्रोवाइड कर पाए। ऐसा तो ही ना कि 1-2 साल के लिए मैंने कोई सोर्स बना लिया, दूसरी साल कोई और सोर्स बना लेंगे, ऐसा नहीं किया जाता। मैं सोर्स को जो डिजाइन करता हूं, जो सोर्स को सिलेक्ट करता हूं कि मैं इस वाले सोर्स से पानी निकालूंगा, वो अप्रॉक्स 50 साल के लिए डिजाइन किया जाता है। देखो तो होता क्या है कि सबसे पहले मैंने सोर्स से पानी सिलेक्ट कर लिया, सोर्स से पानी क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। और सोर्स से पानी सिलेक्ट करने के बाद ये पानी पाइप 1 से ये जाएगा किसमें, ये पानी जाएगा, मैं इसको ऊपर शिफ्ट कर देता हूं। देखो बेटा मैं क्या कह रहा था, दोबारा देखो कि मैं ये कह रहा था कि सोर्स को मैं सिलेक्ट करूंगा और सोर्स को सिलेक्ट करने के बाद ये सोर्स लिखा हुआ है, ठीक है, और सोर्स से पानी पाइप के थ्रू ये पानी कहां जाएगा, कैनाल या पंप में जाएगा, कैनाल या पंप में जाएगा, ठीक है। और कैनाल और पंप में जाने के बाद ये पानी का क्या होगा, ये पाइप के थ्रू ही चल रहा है, ये पाइप के थ्रू ही चल रहा है ना ये पाइप से, इस पाइप से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ले जाया जाएगा, वाटर को ले जाया जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद ये सर्विस रिजर्वॉयर में पानी को ले जाया जाएगा, सर्विस रिजर्वॉयर एंड सर्विस रिजर्वॉयर के बाद ये पानी कहाँ जाएगा, सर्विस रिजर्वॉयर के बाद ये पानी जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। सर्विस रिजर्वॉयर के बाद ये पानी कहाँ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पानी जाएगा। देखो बेटा, अच्छा एक बात याद रखना, ये जो पाइप 1 और पाइप 2 जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है, ये इसलिए किया है क्योंकि डिफरेंट पाइप्स का यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पाइप 1 है और यहाँ पाइप 2 है, तो सर्विस रिजर्वॉयर के बाद हम वाटर को किस में ले जाते हैं, ये मान लो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वाटर को ले जाया जाएगा, ठीक है। मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले मैंने पानी कहाँ ले गया हूँ, सोर्स में ले गया हूँ, दिख रहा होगा सोर्स में। सोर्स से पानी को मैं कैनाल या पंप में ले गया हूँ, और कैनाल और पंप के बाद मैं वाटर को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले गया हूँ। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बाद मैं इस वाटर को सर्विस रिजर्वॉयर में ले गया हूँ, और सर्विस रिजर्वॉयर के बाद मैं इस पानी को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ले जा रहा हूँ, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बाद मैं पानी को ट्रांसफर कर दूंगा। सिंपल, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वाटर को डिफरेंट कम्युनिटीज में, जिस कम्युनिटी के लिए मैंने डिजाइन किया है सिस्टम को उसमें। अच्छा, मेरा एम क्या है ट्रीटमेंट का, आप इसको भी देखिए, मेरा एम क्या है ट्रीटमेंट का।
मैं चाहता क्या हूं ट्रीटमेंट में, एम ऑफ ट्रीटमेंट। मेरा एम क्या है ट्रीटमेंट का? तो बेटा मेरा एम ट्रीटमेंट का ये है कि मैं जो मेरे लिए हार्मफुल है, जो क्वांटिटी वाटर में या जो ऐसे केमिकल्स जो मेरे लिए हार्मफुल हैं, मैं उसको रिमूव करना चाहता हूं, और जो मेरे लिए बेनिफिशियल है वाटर में पहले से मौजूद नहीं है, मैं उसको ऐड भी करूंगा जिससे मुझे फायदा हो, मुझे और ज़्यादा एनर्जी मिले। सो क्या है एम ट्रीटमेंट का? टू ऐड, क्या ऐड करना है? डिजायरेबल क्वांटिटी इन वाटर and to remove undesirable quality from water। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा? so that we can make water fit for drinking purpose। So to add the desirable quantity in water and to remove the undesirable quality from water so that we can make water fit for drinking purpose and to enhance the quality of water and to enhance the quality of water। ये मेरा क्या है? एम है। किसका? ट्रीटमेंट का। मेरा यही ऑब्जेक्टिव है, यही मैं चाहता हूं। तो अच्छा, सबसे पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुझे क्या करना होगा, सोर्स को सिलेक्ट करना होगा। मैंने क्या बताया था कि सोर्स को सिलेक्ट करना होगा, और सोर्स को सिलेक्ट करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड कितनी है, कितनी वाटर डिमांड है। वाटर डिमांड क्या है? सो टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। भाई मैं सोर्स को तभी तो सिलेक्ट करूंगा जब मुझे वाटर की डिमांड पता होगी उस कम्युनिटी की। तो सबसे पहले एक टर्म आता है, पहले इसको समझो। एवरेज डिमांड ऑफ वाटर। एवरेज डिमांड ऑफ वाटर। अच्छा, डिमांड बोलो या ड्राफ्ट बोलो, एक ही बात है, समझ जाना। डिमांड या ड्राफ्ट इज वन ऑफ द सेम थिंग। तो एवरेज डिमांड ऑफ वाटर क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर required in a year। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ ईयर। इसको मैं मान लो V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, है ना। इसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एवरेज डिमांड ऑफ वाटर क्या है कि भाई उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक साल के अंदर या एक साल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत है, मुझे यह पता होना चाहिए। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ ईयर। जिस कम्युनिटी के लिए मैं ये पूरा सिस्टम को एज अ एनवायरमेंटल इंजीनियर डिजाइन करने वाला हूं। सो एवरेज डिमांड ऑफ वाटर ये चीज है,
नेक्स्ट टर्म है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, एनुअल एवरेज डेली डिमांड ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब है कि भाई एक साल में कितना पानी की जरूरत है, ये तो मैंने ऊपर बता दिया, पर मुझे ये भी पता होना चाहिए कि एक दिन में कितना पानी की जरूरत है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे, है ना। देख लेते हैं इस बात को भी, मैं कलर चेंज कर देता हूं। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे, ठीक है, बाय होल कम्युनिटी। याद रखना बाय होल कम्युनिटी, लिख देता हूं ये भी, बाय, नहीं तो कंफ्यूज होगा, बाय होल कम्युनिटी। जिस कम्युनिटी में मैं डिजाइन कर रहा हूं उस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। यहां भी होल कम्युनिटी की बात की है कि पूरी कम्युनिटी में एक साल में कितना पानी लगता है, ये एवरेज डिमांड है वाटर की, और एक दिन में कितना पानी लगता है, यह है एनुअल एवरेज डेली डिमांड, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ डे बाय द होल कम्युनिटी, ठीक। निकालेंगे कैसे भाई, सीधी बात है, अगर नॉर्मल ईयर है तो मान लिया मैंने कि V अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वाटर का लगता है एक साल में, तो नॉर्मल ईयर में 365 डेज हैं, तो V डिवाइड बाय 365, तो इतना अमाउंट ऑफ पानी लग जाएगा। और इन केस ऑफ लीप ईयर, इन केस ऑफ लीप ईयर V डिवाइड बाय 366, इतना अमाउंट ऑफ पानी लग जाएगा। बोलो कोई समस्या नहीं है, आगे देखते हैं। तो एवरेज डिमांड ऑफ वाटर समझ लिया, एनुअल एवरेज डेली डिमांड समझ ली। अब आती है थर्ड, मैं इसको यहां रख देता हूं, ठीक है, इससे अपने को ये परेशान नहीं करेगा। थर्ड आती है, थर्ड आती है एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड ऑफ वाटर, एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। यहां पर जो समझने जैसा है वो है पर कैपिटा को। पर कैपिटा क्या है, पर कैपिटा का मतलब होता है बाय 1%, मतलब पूरा सेम है, बस 1% के लिए निकालना है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय पर पर्सन पर डे इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। भाई एक व्यक्ति को एक दिन में कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए कि वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर जाए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, वो होता है एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड ऑफ वाटर। देख देते हैं इसकी डेफिनेशन भी, क्या बोल रहा हूं मैं। द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय पर पर्सन, बाय पर पर्सन पर डे इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। यहां कम्युनिटी का मतलब मेरा डिजाइन पॉपुलेशन से भी है। डिजाइन पॉपुलेशन या कम्युनिटी का मतलब वन ऑफ द सेम थिंग, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से भी। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय पर पर्सन पर डे इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, इसको बोलते हैं एनुअल एवरेज पर कैपिटा डेली डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। निकालेंगे कैसे, तो भाई फॉर्मूला बहुत आसान है, क्या, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर
टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट लिख लो, ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट, एक साल में कितना पानी लग रहा है वो ईयरली वाटर रिक्वायरमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली वाटर रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिटी, इन अ कम्युनिटी, इन अ कम्युनिटी डिवाइड बाय डिजाइन पॉपुलेशन। इसको एक दिन में निकालना है, एक दिन के लिए निकालना है, तो 365 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये एक दिन के लिए आ गया। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, ये भाई पहला क्या है, ये वी है। क्या वी जो मैंने पहले बताया था यहाँ कि एक साल में कितना पानी लग रहा है कम्युनिटी में, उसको डिवाइड कर देंगे 365 से, तो एक दिन का आ गया। पर मान लो पी पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी की, मुझे एक व्यक्ति के लिए चाहिए पानी, एक व्यक्ति के लिए चाहिए, तो मैं डिवाइड कर दूंगा उस पी पॉपुलेशन से भी। तो ये जो है फॉर्मूला इससे निकलता है, ये किसका फॉर्मूला है, एलपीसीडी। एलपीसीडी का मतलब क्या है, एलपीसीडी का मतलब होता है लीटर पर कैपिटा, लीटर पर कैपिटा डेली डिमांड ऑफ वाटर, लीटर पर कैपिटा डेली डिमांड ऑफ वाटर। सही बात है कि नहीं, लीटर पर कैपिटा डेली डिमांड ऑफ वाटर। ये किसका काम है, एलपीसीडी का काम है भाई, यही एलपीसीडी की डेफिनेशन है, ये इसका फॉर्मूला है। टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन अ कम्युनिटी डिवाइड बाय 365 इंटू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पी समझ में नहीं आ रहा तो इसको लिख लो इधर, डिजाइन पॉपुलेशन को कह रहा हूं मैं पी, डिजाइन पॉपुलेशन जो उस पॉपुलेशन है उस कम्युनिटी की, वो बोल रहा हूं मैं। कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, वी अमाउंट था पानी का जो लग रहा था पूरी कम्युनिटी में, मैंने डिवाइड कर दिया 365 से और इनटू कर दिया पी से, इतना अमाउंट ऑफ पानी लगेगा। बोलो भाई कोई समस्या। ये वाटर डिमांड है, ये 3 टर्म्स अपने को मालूम होने चाहिए, किसी भी कम्युनिटी में कितना पानी लग रहा है, कितना वाटर की डिमांड है, ये जानने के लिए। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसा कि मैंने बताया था, क्या बोला था मैंने, टाइप्स ऑफ वाटर, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। क्या बोल रहा हूं मैं इसमें, देखो मैं बेटा जो भी डिमांड बताऊंगा ये मैं अपनी इच्छा से नहीं बता रहा हूं, ये हमें कोड ने प्रोवाइड की हुई है। ये मैं जो भी बोलूंगा वो एज पर IS कोड बोलूंगा, IS 1192 1993। मैं इस कोड के अकॉर्डिंग बोलूंगा, ये जो भी बोलूंगा इस कोड ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये डिमांड हैं वाटर की जो आपको कंसीडर करनी है। ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिमांड होती है वाटर की, वो होती है, वो कौन सी होती है, डोमेस्टिक डिमांड। कौन सी होती है, डोमेस्टिक डिमांड। डोमेस्टिक डिमांड क्या है भाई, घर के कामों में जो भी पानी यूज हो रहा है, जितना भी पानी यूज हो रहा है, वो पूरा का पूरा डोमेस्टिक डिमांड में कंसीडर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर, the amount of water used, the amount of water used in the amount of water used in the domestic activities, in the domestic activities। जैसे कि क्या होती है घर की एक्टिविटीज, सारी की सारी लिख दो इसी में। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, बाथिंग, एक्सेट्रा। ये सारी की सारी डोमेस्टिक डिमांड है। कितना पानी यूज होगा ये याद रखने वाली बात है ना, कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया जाएगा ये मेन याद रखने वाली बातें हैं।
ये है डोमेस्टिक डिमांड में अप्रॉक्स 50 to 60% वाटर यूज किया जाता है टोटल डिमांड का। डोमेस्टिक डिमांड में 50 to 60% वाटर यूज किया जाता है टोटल डिमांड का। कितना यूज किया जाता है? तो अप्रॉक्स 225 से लेकर के 335 लीटर पर कैपिटा पर डे। 225 से लेकर के 335 लीटर पर कैपिटा पर डे वाटर को कंज्यूम किया जाएगा डोमेस्टिक एक्टिविटीज में। ये लीटर पर कैपिटा पर डे मैंने अभी पीछे बताया है कि इतना अमाउंट ऑफ पानी भाई डोमेस्टिक एक्टिविटीज में लग जाएगा। नेक्स्ट डिमांड कौन सी है? तो नेक्स्ट डिमांड है बेटा इंडस्ट्रियल डिमांड। नेक्स्ट कौन सी डिमांड है? इंडस्ट्रियल डिमांड। इंडस्ट्रियल डिमांड कौन सी है? द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाय इंडस्ट्रीज इन डूइंग देयर डेली वर्क। वो अमाउंट ऑफ वाटर जो इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं उसको इंडस्ट्रियल डिमांड बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर consumed by the amount of water consumed by industries, 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 the amount of water consumed by industries in doing their डेली वर्क। सिंपल ऐसे बोलते हो भाई, इंडस्ट्रीज जो पानी को यूज़ कर रही हैं, जो डिमांड उनकी है उसको इंडस्ट्रियल डिमांड बोला जाता है। अब इसमें इंडस्ट्रियल डिमांड में कितना वाटर यूज़ होगा भाई, ये डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये पूरा डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि कितना अमाउंट ऑफ पानी कौन सी इंडस्ट्री यूज़ कर रही है। कुछ इंडस्ट्रीज कम पानी को यूज़ कर लेंगी, कुछ ज़्यादा को यूज़ करेंगी। फिर भी जनरल बता दीजिए तो 50 से 50 to 450 लीटर पर कैपिटा पर डे अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल डिमांड में। बोलो बेटा। नेक्स्ट डिमांड होती है थर्ड, इंस्टीट्यूशनल डिमांड। इंस्टीट्यूशनल डिमांड क्या है? इंस्टीट्यूशनल डिमांड वो डिमांड है जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए। देखो, डिमांड द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम बाय institutions, the amount of water consumed by institutions such as schools, hotels, hospitals, etc. इनकी कितनी होती है? अब ये अच्छा, एक बात और याद रखना कि इनको कमर्शियल डिमांड भी बोला जाता है। इट्स ऑल्सो नोन एज कमर्शियल डिमांड, है ना। इट्स ऑल्सो नोन एज कमर्शियल डिमांड, ये अपनी नोटबुक में लिख लेना। इट्स ऑल्सो नोन एज कमर्शियल डिमांड, इसको कमर्शियल डिमांड भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूज़ कितना किया जाता है? तो भाई इसमें यूज़ किया जाता है अप्रॉक्स 20 to 50 लीटर पर कैपिटा पर डे। इतना अमाउंट ऑफ वाटर इस इंस्टीट्यूशनल डिमांड में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो 4 नंबर की डिमांड आती है, वाटर
वाटर फॉर पब्लिक यूज, वाटर फॉर पब्लिक यूज। वाटर फॉर पब्लिक यूज में कितना वाटर अमाउंट ऑफ, बट इसका मतलब क्या है पहले ये समझो कि पब्लिक में, पब्लिक को क्लीन, पब्लिक प्रॉपर्टीज जो हैं उसकी क्लीनिंग में जो अमाउंट ऑफ वाटर यूज होगा उसको बोलेंगे वाटर फॉर पब्लिक यूज। दोबारा बोल रहा हूं, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि रोड हो गई, रोड को साफ करना है, गार्डन हो गया, गार्डन किसी एक का तो होता नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है, गवर्नमेंट का होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको क्लीन करना है। तो ऐसे अमाउंट ऑफ, उसमें जो पानी लगेगा उसको बोलते हैं वाटर फॉर पब्लिक यूज। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, नहीं पता नहीं कौन सा क्या लगे तुम लोगों को, ये एक है। ठीक है, नेक्स्ट ये नेक्स्ट है। अब वाटर फॉर पब्लिक यूज को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस बॉक्स में। ठीक है, देखो बेटा, तो वाटर फॉर पब्लिक यूज में क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द, द अमाउंट ऑफ वाटर यूज इन द टेक केयर ऑफ, टेक केयर मतलब क्लीनिंग। ठीक है, क्लीनिंग लिख लो सिंपल। पब्लिक प्रॉपर्टीज, पब्लिक प्रॉपर्टीज such as cleaning of road, such as cleaning of road, gardening, etc. ये होता है वाटर फॉर पब्लिक यूज। ठीक है बेटा, तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है, हाँ इसमें कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो इसमें होता है बेटा अप्रॉक्स 10 to 20 लीटर पर कैपिटा पर डे, इतना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होता है वाटर फॉर पब्लिक यूज में। ठीक है, वाटर फॉर पब्लिक यूज, समझ गए? बोलो बेटा। नेक्स्ट होता है फायर डिमांड। नेक्स्ट क्या होता है, फायर डिमांड। फायर डिमांड का क्या मतलब है, इसको देख लेते हैं। 5th पॉइंट, फायर डिमांड। तो फायर डिमांड क्या है, जैसा कि नाम खुद बता रहा है, क्या बता रहा है नाम खुद, नाम बोल रहा है कि वो अमाउंट ऑफ वाटर जिस वाटर को सप्लाई करने से फायर एक्सटिंग्विश हो जाए, बुझ जाए, है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग द फायर, आग जो हमें लगी हुई है, एक सर्टेन वेलोसिटी से, एक सर्टेन डिस्चार्ज से, एक सर्टेन मोमेंटम से वाटर को ट्रांसफर किया जाएगा, तब हम फायर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो फायर कंट्रोल हो जाए, इतना अमाउंट ऑफ वाटर मुझे ट्रांसफर करना है। तो लिख देते हैं डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सटिंग्विश, फॉर एक्सटिंग्विश, फॉर एक्सटिंग्विश द फायर इज नोन एज फायर डिमांड। ठीक है, कितनी होती है बेटा ये, तो ये होती है बेटा अप्रॉक्स 1 लीटर पर कैपिटा पर डे। सिंपल, 1 लीटर पर कैपिटा पर डे डिमांड निकल के आती है फायर डिमांड। इसको कैलकुलेट करने के बहुत सारे वेरियस एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूले क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। एम्पेरिकल फॉर्मूले वो फॉर्मूले हैं जिनमें यूनिट्स जैसी बताई जा रही हैं वैसे ही आपको पुट कर देनी है, नंबर 1। नंबर 2, इनका प्रूफ ढूंढने मत लग जाना, क्योंकि अगर प्रूफ ढूंढने निकल गए तो प्रूफ है ही नहीं, एक्सपेरिमेंटल बेसिस है, प्रैक्टिकल बेसिस पर फॉर्मूले दिए गए हैं।
ऐसे फॉर्मूलेस को एम्पेरिकल फॉर्मूले बोलते हैं। तो फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए साइंटिस्ट ने, वेरियस साइंटिस्ट ने वेरियस एम्पेरिकल फॉर्मूलेस बेटा हमें प्रोवाइड किए हैं। डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। सो वेरियस, हेडिंग बना लो, वेरियस एम्पेरिकल फॉर्मूले यूज टू कैलकुलेट क्या कैलकुलेट करना है? फायर डिमांड, टू कैलकुलेट फायर डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए जो वेरियस एम्पिरिकल फॉर्मूले प्रोवाइड किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो, नंबर 1 सबसे पहला फॉर्मूला है बड़ा क्विचरिंग फॉर्मूला। क्या है? क्विचरिंग फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू क्विचरिंग फॉर्मूला ये होता है डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 3182 Q इज इक्वल्स टू 3182 अंडर रूट P। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें डिस्चार्ज को लीटर पर मिनट में ही रखना पड़ेगा। डिस्चार्ज को भूलकर भी मीटर क्यूब पर सेकंड में मत रख देना, नहीं तो गलत आएगा। आप बाद में लीटर पर मिनट में निकाल लेने के बाद फिर बाद में कन्वर्ट कर लो, चलेगा। अगर कभी क्वेश्चन मीटर क्यूब पर सेकंड में आपने डिस्चार्ज निकाला है या दिया है तो उसको पहले लीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करो। पी क्या है? पी बेटा पॉपुलेशन है। क्या पॉपुलेशन को ऐसे ही रख देंगे? नहीं, थाउजेंड्स में रखनी है पॉपुलेशन को बेटा, याद रखने वाली बात। पॉपुलेशन को किस में रखनी है? थाउजेंड्स में। और ये अच्छा हर फॉर्मूले में वैलिड रहेगा। मैं अभी जितने भी एम्पिरिकल फॉर्मूले करवाऊंगा उन सब में डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में और पॉपुलेशन थाउजेंड में, IS कोड को छोड़ के बस, ठीक है। अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा उसको, लेकिन जनरल जो फॉर्मूले हैं उसमें डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में दिया हुआ है और पॉपुलेशन थाउजेंड्स में पुट करना है, मतलब 1000 से डिवाइड करके पुट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट क्या है? एक मिनट बेटा, मेरा माइक, हाँ। नेक्स्ट है फ्रीमैन्स फॉर्मूला। फ्रीमैन्स फॉर्मूला क्या होता है बता रहा हूं। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू ये क्यू है, ठीक है। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 1136.50 P/5 + 10। अगेन डिस्चार्ज बेटा लीटर पर मिनट में ही है, एंड अगेन पॉपुलेशन बेटा इन थाउजेंड ही है। देखते चलो। नेक्स्ट आता है बस्टन्स फॉर्मूला। बस्टन्स फॉर्मूला कौन सा है? तो बस्टन्स फॉर्मूला बेटा देख लो। डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू देख सकते हो बेटा, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू 5663 अंडर रूट P। यहां भी सेम बेटा, डिस्चार्ज लीटर पर मिनट में, मीटर क्यूब पर सेकंड में मत रख देना, मैं बार बार बोल रहा हूं। पॉपुलेशन
इन थाउजेंड है, थाउजेंड्स में पुट करनी है। बोलो बेटा, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट फॉर्मूला है नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला। करवा रहा हूँ बेटा, देखो कितना फॉर्मूला हो गए थे, 3 फॉर्मूले हो गए थे। फोर्थ फॉर्मूला है नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला। नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला ये है (4637 अंडर रूट पी 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। दोबारा बोल रहा हूं, 4637 अंडर रूट पी एंड 1 माइनस 0.01 अंडर रूट पी। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे क्वेश्चंस बेटा मैंने एसएससी जेईई में काफ़ी देखे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ इसके बारे में जो आपको दूसरे बच्चों से अलग बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी और से नहीं, राकेश व्यास से पढ़ रहे हैं। देखो नोट, क्या कि ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड, ये जो नेशनल बोर्ड ऑफ अंडर राइट्स फॉर्मूला है इसकी बात कर रहा हूं। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली अप टू 2 लाख पॉपुलेशन। इस चीज़ को भी याद रखो कि ये जो फॉर्मूला वैलिड है ये सिर्फ और सिर्फ अप टू 2 लाख पॉपुलेशन तक ही वैलिड है बेटा, उससे ज़्यादा वैलिड नहीं है, ना उसके ज़्यादा लगा सकते आप। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आप जो लगा रहे हो, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली अप टू 2 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, 2 लाख से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ये फॉर्मूला ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर 2 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है फिर क्या करना है सर? देखो बेटा, इफ पॉपुलेशन इज मोर देन 2 लाख देन extra provision of 54,600 liter per minute to be made, and additional extra provision of 9100 to 36,400 liter per minute is ensured in case of outbreak of second fire। क्या बोलना चाह रहे हो? इफ पॉपुलेशन अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ज़्यादा है तो हमें 54,600 लीटर पर मिनट 54,600 लीटर पर मिनट का डिस्चार्ज एक्स्ट्रा में रिजर्व करके रखना है। और अगर सेकेंड टाइम फायर आउटब्रेक होती है तो 9100 से लेकर के 36,400 लीटर पर मिनट का पानी रिजर्व रहना चाहिए, डिस्चार्ज इतना रिजर्व रहना चाहिए कि 9100 to 36,400 लीटर मैं पानी को सप्लाई कर पाऊँ 1 मिनट में इन केस ऑफ
आउटब्रेक ऑफ सेकंड फायर, अगर पॉपुलेशन कब है, ये 2 लाख से ज़्यादा है तो। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है बेटा, ये कौन सा नंबर था, 5 एज पर IS कोड, एज पर IS कोड डिस्चार्ज जो है वो कैसे निकाला जाएगा, एज पर IS कोड फायर डिमांड कैसे निकाला जाएगा, 100/√P, सिंपल, 100/√P। यहां बेटा इस डिस्चार्ज को याद रखना किलो लीटर में रखा जाता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखना। डिस्चार्ज को किस में रखते हैं, किलो लीटर में, ठीक है बेटा। बोलो बेटा कोई समस्या। नेक्स्ट है 6 पॉइंट, ये फायर डिमांड कंप्लीट हुआ, ये 5 एम्पिरिकल फॉर्मूलेस हैं, ठीक। नेक्स्ट है थेफ्ट एंड लीकेज। नेक्स्ट डिमांड क्या है, ये जो मैंने बताया था ना आपको, ये देखो, ये वाटर फॉर पब्लिक यूज तक हो गया था। 5th वाला जो डिमांड थी वो फायर डिमांड थी। अब 6 में देखो, 6 डिमांड, ठीक है। 6 डिमांड क्या है, थेफ्ट एंड लीकेज, थेफ्ट एंड लीकेज, थेफ्ट एंड लीकेज। थेफ्ट एंड लीकेज में क्या है कि वाटर जो है, चोरी वगैरह भी तो हो जाता है, चोरी वगैरह ये क्या कह रहे हैं सर, मतलब आपने कभी नल खुला छोड़ दिया, बंद करना भूल गए, ऐसा कुछ। थेफ्ट एंड लीकेज ये कितना होता है, अप्रॉक्स 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड जो होता है वो थेफ्ट एंड लीकेज होता है, अप्रॉक्स 10 to 15% ऑफ टोटल डिमांड, ठीक है। अच्छा, टोटल डिमांड होती कितनी है, आप बार बार टोटल डिमांड कर रहे हो, ये भी सुन लो बेटा। टोटल डिमांड जो है वो बेटा 250 to 350 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। टोटल डिमांड जो है वो 250 to 350 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। अच्छा, ये याद रखना बेटा, ये कोई फालतू डाउट मत लेके आना, कोई गंवार बच्चा अगर भर दे दिमाग में, तो कोई बेवकूफ़ सा, कोई इडियट सा कोई, कि सर मैं तो बहुत 350 से ज़्यादा लीटर पानी कंज्यूम कर जाता हूँ एक दिन में, आप तो 350 बता रहे हैं। बेटा मैं जनरल बात कर रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं भी रेंज बता रहा हूँ। ये हम सब जानते हैं कि पर्सन टू पर्सन वाटर डिमांड वेरी करती है। भाई मैं हो सकता हूँ कम पानी यूज़ कर रहा हूँ एक दिन में और आप ज़्यादा कर रहे हो, तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ, पहली रेंज बता रहा हूँ। और ये पहली बात तो मैं नहीं बता रहा हूँ, कोड बता रहा है। दूसरी बात ये है कि 250 कम से कम पानी, 250 लीटर्स कम से कम पानी एक दिन में एक व्यक्ति यूज़ करेगा, और मैक्सिमम 350 लीटर पानी को एक दिन में एक व्यक्ति यूज़ करेगा। और कोई इससे ज़्यादा कर रहा है, कोई इससे कम कर रहा है, तो जनरल सेंस में नहीं है, हो सकता है वो एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। ठीक बात है कि नहीं, बोलो बेटा। तो आई होप अभी आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट आगे हम क्या करेंगे, आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वाटर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं। फिर हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के मेथड्स देखेंगे। उससे पहले मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम ऑर्डरी डिमांड क्या होती है, वो जिसमें बच्चों को डाउट रहता है वो समझेंगे। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है उसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में धीरे धीरे सब सीखेंगे। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि एक बार मुझसे एनवायरनमेंट देख लिया तो आपको कभी भी किसी और टीचर से एनवायरनमेंट देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं खुद ही सॉल्व करवाऊंगा।
SSC JEE के आप मेरे कंटेंट के बाद करके देख लेना, आपको 1% दिक्कत नहीं आने वाली। और आ जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना। आप लेक्चर को देखना और फिर बताना कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।